हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो, आज यानी कि 9 सितंबर 2024 को आपका एसएससी सीजीएल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने आज इस एग्जाम को दिया है, वीडियो को पूरा जरूर से देखना, क्योंकि वी आर बैक अगेन विद द एग्जाम एनालिसिस वीडियो। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट। आज के इस वीडियो में हम आज यानी कि 9 सितंबर का जो आपका पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको बताने वाले हैं, एंड दैट टू अलोंग विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड एज आई ऑलवेज से कि फैक्ट्स जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मत जानो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानो, जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर आगे आने वाले किसी भी आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 9 सितंबर 2024 को आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। और यस, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो? लेट मी जस्ट नो इट। अगर नहीं करा है सब्सक्राइब तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डूड, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी हिट नहीं करा है तो उसको भी जरूर से कर देना, क्योंकि अगर वो नहीं करा तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि हाँ भाई हम आ गए हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्वेश्चंस। और यह सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। फिर भी लगे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। जल्दी से जाना, कमेंट कर देना, ठीक है? ओके गाइस, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आज के आपके इस पेपर में, वो है बिहार सभा से रिलेटेड। तो बिहार किसान सभा जो है वो कब बनी थी? अब बात करें बिहार किसान सभा की, तो गाइस बिहार में जो किसान सभा है उसकी स्थापना हो गई थी 1929 में। ठीक है, 1929 में हो गई थी। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा करी गई थी, तो गाइस जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन मोटो है कि जिसके कारण इसको बनाया गया है, स्थापित करा गया है, वो यह है कि जो भी किसानों की, यहाँ पे किसान कर लेना, जो भी किसानों की समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनको संगठित करना इनका जिम्मेदारी है। जो कि जमींदारों की कब्जा कर लेते हैं उनकी जमीन पे, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड होता है, जो कि जमींदारों की कब्जों के अधिकारों के अत्याचारों से काफी ज्यादा जब किसान परेशान हो जाते हैं तो वो बिहार किसान सभा के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने। तो ये इनका मेन मोटो है। नेक्स्ट है, 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार किसने संभाला? तो गाइस एम के स्टालिन जो हैं, इन्होंने 7 मई 2021 से, ओके, एम के स्टालिन। गाइस एक चीज करेक्ट करो, यहाँ पे मे कर लेना इसको, ठीक है? तो एम के स्टालिन जो है उन्होंने 7 मई 2021 से लेके आज यानी कि प्रेजेंट में अपना 9 सितंबर 2024 तक भी तमिलनाडु का सीएम का कार्यभार संभाल रखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल का नाम क्या है, तो गाइस वो भी अच्छे से याद रखना, एडिशनल इन्फो है पर याद कर लो। रविंद्र नारायण रवि इज द नेम ऑफ द गवर्नर, ठीक है, तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उनका। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो गाइस बिफोर टेलिंग यू कि हेडक्वार्टर कहां पे है, लेट मी जस्ट टेल यू बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो गाइस बीसीसीआई इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, जो कि इंडियन क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट टीम हुआ, क्रिकेट हुआ, इनसे रिलेटेड चीजें संभालता है। और बात करें बीसीसीआई के मुख्यालय की, तो वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद है। और गठन की बात करें तो वो हुआ था 1928 दिसंबर में, ठीक है, 1928 दिसंबर 1928 में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाइज वो है रोजर बिन्नी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है राजीव शुक्ला। तो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट with the perspective of any of the competitive exam. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन से आप क्या समझते हो? तो गाइस जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो एक इस तरह का प्रोसेस होता है, एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है वो दोनों एक साथ होता है, विच मीन्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ये जो आपका अपचयन है ये दोनों एक साथ होता है। और बात करें कुछ उदाहरण की, जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं,
वो है लौह अयस्क से लोहे का निष्करण करना और जीवाश्म ईंधन का दहन करना। ठीक है, और बात करें इनका जो उपयोग है, इनका यूज है, इनका इस्तेमाल है, वो कहाँ किया जाता है, तो काफी सारी जो औद्योगिक प्रतिक्रिया होती हैं उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि धातु कर्म हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, या फिर रंगाई हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो गाइस अप्रैल 1973 इज द ईयर जब आप देख सकते हैं कि भारत में, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि किसके तहत लाया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है और इस परियोजना के जो पहले निदेशक थे वो कैलाश सांखला जी थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो गई। गाइस प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इंडिया में शुरू किया गया था, उससे रिलेटेड भी मैं आपको चीज बता देती हूँ, सो दैट अगर वो पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता हो। तो बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी फरवरी 1992 में, और ये जो प्रोग्राम था इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उनके द्वारा, उनकी देखरेख के अंतर्गत आता है, और उनके द्वारा ही शुरू की गई एक प्रोग्राम कह सकते हैं आप, एक योजना कह सकते हैं, एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो था। ठीक है, सो इट्स ऑल इम्पोर्टेंट, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बात करें दालों के सबसे ज्यादा उत्पादन के राज्य की, गाइस तो 2021 तक, लेट मी जस्ट टेल यू, 2021 तक ये जो राज्य था वो था राजस्थान। पर क्योंकि ये करंट में पूछा है तो आप 2024 का बताओगे, राइट, तो 2024 में अब वो राजस्थान से बदलकर मध्य प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश इज टॉपिंग द चार्ट फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का जगह आता है, मतलब सेकंड पोजीशन राजस्थान की अभी तक बनी हुई है, फिर है महाराष्ट्र की, और फिर है चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश की। तो एक दो तीन चार सारे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जो टाइम मैगजीन है उसने किस भारतीय को फीचर करा था, तो मल्टीपल लोग थे, मल्टीपल मतलब जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं वो काफी ज्यादा थे 2021 की टाइम मैगजीन में, लेकिन उनमें से कुछ दिग्गज जो लोग थे वो हैं प्रधानमंत्री मोदी, मतलब दिग्गज तो वैसे सारे ही होते हैं, बट यू कैन से कि इंडियन, और एक होता है ना पॉपुलर पीपल हु गॉट फीचर्ड, तो उनमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, बंगाल के जो सीएम ममता बनर्जी है उनका नाम है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है उनका भी नाम है आधार पूनावाला। ये उन कुछ भारतीयों में शामिल है जिन्हें टाइम मैगजीन की 2021 के जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है, तो तीनों नाम याद रखना। ओके, लुकिंग फॉर, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है उनको किस एल्बम के लिए ग्रामीण ग्रामी ग्रामी, ओके, करेक्शन नीडेड, यहाँ ग्रामीण नहीं, यहाँ ग्रैमी है, ग्रैमी पुरस्कार, GRAMMY, ओके, ग्रामी पुरस्कार दिया गया था। तो बात करें पंडित विश्व मोहन भट्ट की, तो गाइज वो मोहन वीरा संगीत वाद्य यंत्र से काफी ज्यादा जाने जाते हैं, काफी उनको इस मोहन वीणा संगीत शैली के लिए जाना जाता है, उनका नाम इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और बात करें जिस एल्बम के लिए उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था उसका नाम है मीटिंग बाय द रिवर, अ मीटिंग बाय द रिवर, तो अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से याद कर लेना। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं उन्होंने 1993 में ग्रैमी पुरस्कार, गाइस करेक्शन नीडेड, यहाँ पे भी ग्रामीण को ग्रामी कर लेना, ठीक है, 1993 में उनको एक ग्रामी पुरस्कार जीता था, और उनको ये जो पुरस्कार मिला था वो सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम की कैटेगरी में मिला था। इसके अलावा अन्य जो अचीवमेंट्स हैं, अन्य उनके आप कह सकते हैं उपलब्धियां हैं, उसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे कि 1998 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, 2002 में उनको पद्मश्री से, और 2017 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था, उनसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो गाइज उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 में। और बात करें उनके जन्म की, तो उनका जन्म जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा गाइज अन्य अचीवमेंट्स उनके, अदर अचीवमेंट्स जो हैं वो है 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1989 में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और 1999 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित करा गया था। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी लता मंगेशकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो यू नेवर नो, एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी से भी पूछा जा सकता है। तो गाइस, जो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, जिनके बारे में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है वो तमिलनाडु की एक कर्नाटक शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। वह कला के क्षेत्र में वर्ष 1998 में भारत रत्न प्राप्त कर चुकी थी उनको, मतलब 1998 में भारत रत्न से उनको जब नवाजा गया था, तो वह पहली ऐसी संगीतकार बनी थी कि जिसको पहले कभी ऐसा अवार्ड मिला हो। उन्हें अक्सर गीतों की रानी भी कहा जाता था। तो गाइस, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज अच्छे से याद कर लेना। एंड दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू एम एस सुब्बुलक्ष्मी। भाई, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गीतों की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी इज द वन। ओके, अब इसी तरह से जैसे कि हम सब जानते हैं, पंडित रविशंकर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो पंडित रविशंकर जी को कला के क्षेत्र में वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न से रिलेटेड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था वो आपसे पूछा गया है आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तो पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में 1999 में मिला था। वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और वह उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। उनको अक्सर विश्व संगीत का गॉड फादर कहा जाता है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। तो गाइज, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको कला के क्षेत्र में वर्ष 2009 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था और वो कर्नाटक के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो गाइस, पल्लव राजवंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे। वो 600-630 ईस्वी के बीच शासन करते थे, मतलब उनका शासन काल 600 से 630 ईस्वी का रहा था। वे सिंह विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, उन्होंने भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर शासन किया था। तो दोनों चीज ध्यान रखना, उन्होंने आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर शासन किया था। ओके गाइस, तो इसी तरह से ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर मेंशन करी है, ये भी महेंद्र वर्मन से रिलेटेड है। यू जस्ट हैव अ लुक और पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पर अपने उन्होंने लंका के विरुद्ध क्या किया था, लंका पे कैसे विजय प्राप्त किया, उनकी अन्य उपलब्धियां यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि महाबलीपुरम उनके राज्य का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था, उसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हैव अ लुक, टेक अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार जो है वो बिना बंधुआ मजदूरी के किसने किया? तो गाइस, जो सुदर्शन झील की मरम्मत है, जिसको आप रिपेयर बोलते हैं या जीर्णोद्वार जिसे बोलते हैं, वो शक शासक रुद्र दामन प्रथम के द्वारा 150 ईस्वी यानी कि 150 ईस्वी के लगभग किया गया था। तो रुद्र दामन प्रथम इज द करेक्ट आंसर, और 150 ईस्वी भी याद रखना। और जो 415 टू 455 ईस्वी के दौरान स्कंदगुप्त के शासनकाल में उनके राज्यपाल परामता द्वारा इसकी फिर से मरम्मत हुई थी। तो जब 150 ईस्वी के टाइम पर हुआ था, उसके बाद 415-455 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसके अलावा रुद्रदामन प्रथम जो थे, उनको शक शासकों में सबसे महान माना जाता था, और वह पश्चिमी क्षत्रप वंश से हैं, वह चस्ताना का पोता था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से याद रखना। और सुदर्शन झील से रिलेटेड गाइस कुछ चीजें जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, सुदर्शन झील जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी, गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के बीच में स्थित है। तीनों चीजें याद रखना। मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुण्य गुप्त वैश्य ने इस झील का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जैसे कि हमने कल हमारे प्रिपरेटरी वीडियो में देखा था, प्रार्थना समाज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जरूर से आएगा, और देखो आ गया। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो कब और किसने की थी? इसीलिए गाइस मैं कहती हूँ कि हम जो प्रिपरेटरी वीडियोस और जो लास्ट मिनट टिप्स शेयर करते हैं ना चैनल पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार, क्योंकि वी कम अप विद द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किस तरह का एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको प्लीज देख लिया करो, अपने यारों दोस्तों को भेज दिया करो भाई, उनका भी भला हो जाएगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की
बात करें तो गाइज वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में हुई थी 31 मार्च 1867 में। अब इसी तरह से गाइज जैसे कि इस स्थापना सॉरी इस समाज की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो गाइज प्रमुख अदर समाज भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो, जिनमें और उनकी सभा की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज जैसे जिसमें टॉप पर आ गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है वो आपका राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में शुरू किया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फुले ने 1873 में स्टार्ट किया था। आत्मीय सभा जो है वो राजा राममोहन राय ने 1815 में कोलकाता में शुरू किया था। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को शुरू किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से गाइस धर्म समाज जो है राधाकांत देव 1829 में कलकत्ता में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में शुरू किया था। एशियाटिक सोसाइटी जो है वो विलियम जोन्स ने 1784 में शुरू की थी। तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ के द्वारा 1839 में शुरू किया गया था। लाइकवाइज गाइस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में शुरू करी थी। ब्रह्म समाज ओके इट इज गेटिंग रिपीटेड, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में शुरू किया था। धर्म समाज राधाकांत देव ने 1829 में कलकत्ता में शुरू किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। जैसे कि हमने आपको बताया था प्रिपरेटरी वीडियो में, दीनबंधु मित्रा उन्होंने 1858 टू 1859 में लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण, और यह प्रकाशित हुई थी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के बराबर यानी अनुच्छेद 32 के इक्विवेलेंट है? तो गाइस जो भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, अमेंडमेंट हैं, सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, कि अनुच्छेद 226 जो है वो अनुच्छेद 32 के समान नहीं है, लेकिन यह भी एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। तो इन दोनों अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है। अब बात करें अनुच्छेद 32 की, तो गाइस जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अधिकार देता है वो है आपका अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 226 क्या है? वो है उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अधिकार जो कि देता है, वो हो गया आपका अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 वापस देखो, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ये संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक होता है, और इस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हाबियस कॉर्पस रिट जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं रिट जो होती है मल्टीपल टाइप्स की होती है, जिसमें कि पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश जिसको मैंडेमस रिट बोलते हैं, तीसरा है प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन रिट बोलते हैं, चौथा है उत्प्रेषण जिसे सर्टियोरारी रिट बोलते हैं, और पांचवा और अंतिम रिट है अधिकार प्रच्छा जिसे क्वा वारंटो रिट बोलते हैं। तो ये ऐसे कुछ रिट हैं जो कि जारी की जाती हैं अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस आर्टिकल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गाइज, हमने आपको ये प्रिपरेटरी वीडियो में बताया था लठमार होली किस राज्य में मनाई जाती है? तो गाइज उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में लठमार होली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। और बात करें लठमार होली की तो वो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो गाइस जो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है वो सबसे पुराना है, और उसकी स्थापना जो हुई वो 1829 में हो गई थी, जिसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब माना जाता है। भारत में पहला जो क्रिकेट क्लब है, अब क्योंकि आपको गोल्फ क्लब की चीजें बता दी, अब उससे रिलेटेड चीज भी देख लो भाई, हो सकता है क्रिकेट क्लब का पूछ लिया जाए। तो जो भारत में पहला क्रिकेट क्लब है ना गाइस, वो 1792 ईस्वी में कलकत्ता क्रिकेट क्लब स्थापित किया था, ठीक है। 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब स्थापित करा था, जो कि पहला क्रिकेट क्लब था। और भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब है वो कलकत्ता एफसी था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1872 में हो गई थी। तीनों चीजें अच्छे से याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार किसान सभा कब बनी थी? तो गाइज एज आई टोल्ड यू 1922 में इसकी स्थापना कर दी गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसका जो मोटो था वो था किसानों की शिकायतों को संगठित करना, जो कि जमींदारों के कब्जों के अधिकारों के अत्याचार जो होते हैं ना उनसे बहुत काफी ज्यादा परेशान है। That's it guys, here it brings us to the end of today's video। ये थे वो सारे important जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 9 सितंबर 2024 के आपके एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में देखे गए हैं। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर देना, और यस हमें कमेंट सेक्शन में कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, जरूर से बताना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and we will see you in our next video, and all the very best to all the candidates।